हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग के ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम हमारा प्रीवियस क्लास का कंटिन्यू टॉपिक है। ऑडिट प्रोग्राम का हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो मीनिंग और एडवांटेजेस तक पढ़ लिए थे, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं वो सब कुछ देख लिया था। आज हम इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। डिसएडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होगा वो है मैकेनिज्म ऑफ वर्क। सबसे पहला जो आता है वो है आपका मैकेनिज्म्स ऑफ वर्क, ठीक है। यानी कि कार्यों का यंत्रवत होना। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑडिट है, ऑडिट कार्य यंत्रवत हो जाता है और व्यवसाय की यदि अंकेक्षण कार्य के दौरान विशेष अगर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो उनका ध्यान कौन रखा जाए, यानी ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है, तो इससे कार्य में निरस्ता भी आ जाती है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा नो मोटिवेशन फॉर फ्री डिसीजन। नो मोटिवेशन फॉर फ्री डिसीजन। फ्री डिसीजन यानी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव। यहां हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक का स्टाफ उसी मार्ग में अनुसरण करता है जो ऑडिट प्रोग्राम में फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अगर स्पेसिफिक कोई कंडीशन आ जाती है तो वहां पर हम फ्रीली किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग अपने ऑडिट प्रोग्राम के काम किया है। वांट ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ठीक है, यानी रचनात्मक चिंतन का अभाव। यहां हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक के स्टाफ को मतलब ऑडिटर का जो स्टाफ होता है उसको ऑडिटिंग करते टाइम अपने तरीके में सुधार करने से उसको किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव जो थिंकिंग या चिंतन नहीं करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। वो जिस तरह से ऑडिट प्रोग्राम फिक्स्ड है उसी तरह से काम करेगा, नई सोच नहीं पैदा कर पाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जैसा पुराने स्टाफ ने किया है वैसा ही करना है, जबकि पुराने स्टाफ की गलतियों को सुधारना होता है। यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की वांट अ मॉरल इन्फ्लुएंस। यहां हम कह सकते हैं कि नैतिक प्रभाव में कमी आ जाती है। नैतिक प्रभाव में कमी। यहां कह सकते हैं कि हो सकता है कि ऑडिटिंग प्रोग्राम बिजनेस के जो एम्प्लॉयज है उनको पता चल जाए और वो अपनी ऑडिटिंग की जो लिमिट्स है उन्हें पता चल जाए और उनको मॉरल इन्फ्लुएंस में उनकी कमी आ जाए, ठीक है। फिर आता है आपका प्लान्ड फ्रॉड आर अनडिस्क्लोज्ड। प्लान्ड फ्रॉड आर अनडिस्क्लोज्ड। अगर ऑडिट प्रोग्राम फिक्स है तो इसका मतलब उसके लिमिट्स भी फिक्स है। तो यहाँ पर अगर ये सारा कुछ फिक्स हो रखा है तो हमारे जो भी फ्रॉड होते हैं हम उनको डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, या फिर योजनाबद्ध तरीके से छल कपट को उजागर नहीं कर पाते हैं। उजागर नहीं
कर पाना। क्लियर है यहां पर? ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि डिसेबिलिटी रिमेन कंसील्ड। डिसएबिलिटी abilities remain concealed। हम यहां पर कह सकते हैं कि अयोग्यता प्रकट नहीं होती है, अयोग्यताएं प्रकट ना होना, प्रकट नहीं होना, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि लिखित अंकेक्षण कार्यक्रम से अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी यह अर्थ लगावेंगे कि उनके कार्य की अधिकतम सीमा क्या है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अधिक कार्य नहीं करना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही अपनी एबिलिटीज को, अयोग्यताओं को जो है वो छुपा रहे हैं। फिर आता है आपका कि प्ले अगेंस्ट ऑडिटर। प्ले अगेंस्ट ऑडिटर, यहां हम कह सकते हैं कि न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध उपयुक्त होना। न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध प्रयुक्त होना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि ऑडिटर के अगेंस्ट कोई भी लापरवाही या फ्रॉड या फिर किसी भी तरह का ब्रीच ऑफ द एक्ट का कोई भी अभियोग चलाया जाता है तो उसी के द्वारा बनाया गया ऑडिट प्रोग्राम उसी के अगेंस्ट में यूज हो सकता है। तो ये एक तरह के डिसएडवांटेज है। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप ऑडिट प्रोग्राम का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी ऑडिटिंग प्रक्रिया को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाओ। किस तरीके से आप प्रॉपर मैनर में उसको चलाते हो वो ऑडिट प्रोग्राम वो होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप ऑडिट प्रोग्राम, और यहाँ पर हम डिसएडवांटेज देख रहे हैं तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो था वो है मैकेनिज्म ऑफ वर्क। सेकेंड था नो मोटिवेशन फॉर फ्री डिसीजन, कोई भी फ्री डिसीजन नहीं ले सकते। फिर है वांट ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, हमारी जो रचनात्मक चिंतन है उसका अभाव हो जाता है क्योंकि हमको जो ऑडिट प्रोग्राम दे रखा है फिक्स्ड, उसी को हमको फॉलो करना है। फिर है वांट अ मॉरल इन्फ्लुएंस, नैतिक प्रभाव में भी कमी हो जाती है। फिर आता है प्लान्ड फ्रॉड आर अनडिस्क्लोज, यानी हमारा जो योजनाबद्ध तरीके से जो हमने तैयार किया है कि हम इस तरीके से फ्रॉड करेंगे वो इस ऑडिट प्रोग्राम की वजह से हमारा क्या रह जाता है, डिस्क्लोज होना रह जाता है। फिर आता है डिसेबिलिटी रिमेन कंसील्ड, जो एक अयोग्यताएं होती है वो प्रकट नहीं हो पाती है इसमें। फिर प्ले अगेंस्ट ऑडिटर, हमारे कोर्ट रूम में जब ऑडिटर के अगेंस्ट में कुछ भी परफॉर्म करने की बारी आती है तो ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम सबसे पहले परफॉर्म करता है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब देखते हैं स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क। ठीक है, ऑडिट वर्क कैसे स्टार्ट वो देख लेते हैं। सबसे पहले starting the audit work। चलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑडिट वर्क को कैसे स्टार्ट करना है वो देखिए। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम, हमने ऑडिट प्रोग्राम जब बना लिया है, चलिए ये लिख देते हैं। आफ्टर constructing the audit program, the auditor shall proceed on the audit work in following manner।
कौन कौन से तरीके हैं देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव्स टू द एम्प्लॉय। चलिए, सबसे पहला है आपका डायरेक्टिव्स। पहला है डायरेक्टिव टू द एम्प्लॉय, डायरेक्टिव टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ऑडिटर शैल आस्क द एम्प्लॉय टू डू नीडफुल एज फॉलो, यानी कि इसको क्या क्या नियोक्ता निर्देश देगा। सबसे पहला जो आता है वो है आपका वाउचर। ठीक है, वाउचर से रिलेटेड। सेकेंड वन इज प्रिलिमिनरी अकाउंटिंग। फिर आता है आपका लेजर्स। फिर आता है आपका ट्रायल बैलेंस। एक एम्प्लॉयर किस हिसाब से उसको डायरेक्शन देगा वो बता रही हूँ। फिर है आपका लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक के बाद आता है लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट। फिर आता है आपका फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आता है आपका डाउटफुल डेब्ट्स। फिर आता है डिटेल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये थे आपके एक फर्स्ट जो डायरेक्टिव टू द एम्प्लॉयज यानी कि नियोक्ता को निर्देश दिए जाते हैं वो सारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू सेंड द ऑडिट स्टाफ। सेकेंड है हमारा, एक सेकेंड, हाँ इधर, और सेकेंड है हमारा टू सेंड द ऑडिट स्टाफ। ठीक है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों को, अंकेक्षण कर्मचारियों को भेजना, अंकेक्षक अपना कार्य ऑडिट क्लर्कों की हेल्प से करता है। यानी ऑडिटर जो होता है वो ऑडिटर जो होता है वो अपना काम किसकी हेल्प से करता है? अपने क्लर्क की हेल्प से। क्लियर है? ठीक है, फिर आता है कि ऑडिटर इन क्लर्क को जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है यहाँ भेजता है और ऑडिटिंग प्रोग्राम के बेस पर अपना काम स्टार्ट करता है। इन क्लर्क को दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है सीनियर, ठीक है, एक है जूनियर। एक सेकेंड, जूनियर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। और जो सीनियर क्लर्क होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ सुपरविजन करेगा जो भी काम कर रहा है उस पर। और जूनियर क्लर्क जो होता है वो समय समय पर अगर, और सीनियर क्लर्क भी अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर नहीं है प्रेजेंट तब वो सुपरविजन करेगा और ये हमारा पूरा हेल्प करवाएगा सारी ऑडिटिंग में। ठीक है, हेल्प टू ऑडिटिंग। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ऑडिट प्रोसीड्यूर की। ठीक है, तो चलिए ऑडिट प्रोसीड्यूर को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है ऑडिट प्रोसीड्यूर। ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑडिट प्रोसीड्यूर यानी इसको हम कहते हैं अंकेक्षण कार्य प्रणाली।
अंकेक्षण कार्य प्रणाली। ठीक है, ये क्या होती है देखना। अंकेक्षण कार्य प्रणाली, अंकेक्षक के कर्मचारी को कई प्रणालियों, मतलब जो ऑडिटर वर्कर होते हैं ना, एम्प्लॉय, वो अपने काम को कई प्रोसीड्यूर में डिवाइड कर लेते हैं। कहीं पर वो डीप चेक करते हैं, कहीं पर वो रूटीन चेक करते हैं, कहीं पर वो टेस्ट चेक करते हैं। जब कर्मचारी अपने ट्रांजैक्शन की डीप में चेक करता है तो उसे कहते हैं हमारा, उसे डीप, अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर डीप में चेक किया जा रहा है तो वो ट्रांजैक्शन हम उसको कहेंगे हमारी डीप चेकिंग। ठीक है, फिर अगर कोई ऊपर ऊपर से ही चेक कर रहा है रूटीन चेक की तरह तो उसको हम रूटीन चेकिंग कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया है अपनी ऑडिट प्रोसेस को। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑडिट प्रोसेस में जो पार्ट रहेगा हमारा वो है रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चलिए रूटीन चेकिंग होता क्या है वैसे? रूटीन चेकिंग बाय द ऑडिटर, रूटीन चेकिंग बाय द auditor is necessary in all type of businesses। यानी रूटीन चेकिंग जो है वो ऑडिटर हर किसी भी तरह के बिजनेसेस में जरूरी होता है। इट इन्वॉल्व्स the following activities। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी, पहले लेते हैं एग्जामिनेशन of the cost and sub cost in the preliminary books। यानी जो प्रारंभिक बुक्स होती है उसमें हमें कॉस्ट की जांच करनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड है हमारी एग्जामिनेशन of the posting in ledger बुक्स। ठीक है, पोस्टिंग करनी है आपको बुक्स में, फिर है जो पोस्टिंग की है उसको चेक करना है, फिर है आपका एग्जामिनेशन ऑफ द balances of different अकाउंट्स। यानी हमारे जो डिफरेंट अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है उनको भी चेक करना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका एग्जामिनेशन ऑफ द बैलेंस carried forward to the trial balance। ओके, यानी कि हमारा जो कैरिड फॉरवर्ड का बैलेंस है जो हमने फॉरवर्ड किया था ट्रायल बैलेंस में, उसको चेक करना। ठीक है, तो ये चार तो हमारे थे इसके अंतर्गत जो काम करते हैं रूटीन चेकिंग के अंतर्गत वो सारे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे मेरिट्स की।
यानी रूटीन चेकिंग के मेरिट्स ऑफ रूटीन चेकिंग। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, वैसे रूटीन चेकिंग के जो मेरिट्स है उसको हम आज डिस्कस करें या कल? चलो इस टॉपिक को हम कल पर नेक्स्ट क्लास पर छोड़ते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स हम दोनों एक साथ कर लेंगे ताकि कंटिन्यू में फ्लो बना रहेगा। ठीक है, तो आज हमने आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमारा ऑडिट प्रोग्राम का हमने डिसएडवांटेज स्टार्ट किया था। एडवांटेज तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ये देखिए, ये डिसएडवांटेज थे। इसके बाद हमने ऑडिट स्टार्ट कहाँ से होती है वो स्टार्ट किया था। ये यहाँ पर दो तरह के होते हैं, देखिए। ठीक है, टू सेंड द ऑडिट स्टाफ एंड द डायरेक्टिव्स टू द एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद हमने ऑडिट प्रोसीड्यूर को आज स्टार्ट किया है। ऑडिट प्रोसीड्यूर के जो अलग अलग जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया था रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग का हमने मीनिंग समझा। उसके बाद रूटीन चेकिंग का मीनिंग यही होता है कि जो हम डेली बेसिस पर, या फिर हम कह सकते हैं कि हम अपनी मतलब सेल्फ जो चेकिंग जो होती है, जो हर कोई अपने ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग चाहता है, वो रूटीन चेकिंग जैसे जनरल रूटीन में जो चेक करते हैं वो सारा कुछ, तो उसकी एक्टिविटीज भी देख लेती है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज थी। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले थे वो हमारे मेरिट्स थे, जो हम नेक्स्ट मेरिट्स और डीमेरिट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।